देखो, कुछ रूल्स है इनहेरिटेंस के। अपन दो तीन रूल से अपन ऑलरेडी फैमिलियर है, ठीक है। बट कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसमें थोड़ा पॉइंटर्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं, और वो रूल्स समझेंगे तो ही अपन को आगे एब्स्ट्रैक्ट वगैरह समझेगा। तो वो मैं बता देता हूँ अभी। ओके। ठीक है, ध्यान है सबका ना। देखो, दो तीन रूल से तो हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर है। जैसे कोई एक रूल बताओ वाइल वर्किंग विथ इनहेरिटेंस। चलो चलो। ना 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 ना। जैसे ठीक, मैं शुरू करता हूँ कि इनहेरिटेंस में आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट अपने चाइल्ड के फंक्शंस को कॉल नहीं करता। मैं ये रूल्स की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ। चलो यार, कम ऑन। ये क्लास ए है अपने पास, ठीक है। इस क्लास ए के अंदर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना के रखा हुआ है जिसका नाम मैंने रखा है वॉइड शो, जिसके अंदर अभी के लिए सपोज ऐसे प्रिंट करता हूँ मैं कि शो कॉल्ड, एंड लाइन, ठीक है। फिर एक और ऐसा एक क्लास बना रहा हूँ मैं इनहेरिट करके। अब ये तो आप लोग को पता है ना, पब्लिक ए लिखने से क्या होगा, प्राइवेट ए लिखने से क्या होगा, है ना। ठीक है। इस क्लास के अंदर चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड मैं बोल रहा हूँ अभी बी को क्योंकि उसने इनहेरिट कर लिया एक, करेक्ट है। अब चाइल्ड के पास एक फंक्शन है, कौन सा, डिस्प्ले, ठीक है। मैं अभी के लिए एम्प्टी रख रहा हूँ, मैं कॉल क्योंकि करने नहीं वाला हूँ अपने को, बस मेरे को एक दो रूल बताने हैं, वो अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये मेन है। मेन में मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ओबीजे बी, ठीक है। और इस चाइल्ड से मैं कॉल कर रहा हूँ शो को। ऑब्वियसली चाइल्ड शो को कॉल कर सकता है क्योंकि अपने पेरेंट के फंक्शन को तो इनहेरिट करते ही है ना चाइल्ड। अब ये चाइल्ड जो है खुद के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, यस सर नो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पेरेंट का क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और पेरेंट से मैंने शो को कॉल किया, तो पेरेंट तो शो को कॉल कर ही लेगा क्योंकि पेरेंट शो उसी का फंक्शन है। और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसी पेरेंट को अगर बोला जाए कि डिस्प्ले को कॉल करना है तो वो कॉल कर पाएगा क्या, डिस्प्ले को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही रूल है ना इनहेरिटेंस का कि भाई पेरेंट अपने चाइल्ड को कॉल नहीं कर सकते। हम लोग भी जब इनहेरिट हुए तो हम लोग के अंदर अपने पेरेंट के फीचर्स आए ना, हमारे फीचर्स गए क्या के पास, नहीं गए। यही रूल है ना। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला रूल है अपने इनहेरिटेंस का कि पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट कैनॉट एक्सेस मेंबर्स ऑफ इट्स चाइल्ड क्लास, बराबर है। ठीक है, एक और रूल हम लोग ऑलरेडी पता है कि चाइल्ड इट कैनॉट इनहेरिट प्राइवेट मेंबर्स, करेक्ट, ऑफ इट्स, करेक्ट है ना। चाइल्ड, तो ऐसा गुस्से में क्या है, देख रहे हो, गुस्सा रहा तेरे को। चाइल्ड अपने पेरेंट की प्राइवेट चीजें इनहेरिट नहीं कर सकता। एक और चीज है तो चाइल्ड इनहेरिट नहीं कर सकता है अपने पेरेंट से, क्या है, हाँ? चलो यार, बताया मैंने, चाइल्ड कैनॉट इनहेरिट कंस्ट्रक्टर्स ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स और प्राइवेट चीज है ये कभी भी इनहेरिट करके नहीं आती चाइल्ड के पास, ठीक है। चाइल्ड के पास पब्लिक चीज आएगी, प्रोटेक्टेड चीज आएगी, प्राइवेट चीज नहीं आती है। कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स दोनों भी इनहेरिट है ध्यान में, ठीक है। नाउ फोर्थ रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रूल इज रिलेटेड विद कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। अब मेरे को प्लीज बताइए कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है, करेक्ट, करेक्ट, कंपाइलर, करेक्ट, दे आर यूज फॉर इनिशियलाइजिंग। और अभिषेक, अभिषेक, उनका नाम और क्लास का नाम सेम होता है,
they are called automatically when object of the class is created. So अगर मेरे क्लास है a नाम की, तो इसके कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? a ही रहेगा, करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट a कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। और ये मेरा b क्लास है, और बी क्लास में भी मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ बी, जो कि प्रिंट करता है सपोज बी कंस्ट्रक्टर कॉल, ऐसे कुछ तो। ओके, देखो अब इनहेरिटेंस का एक रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता है कि भाई जब भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही फिर उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, मेमोरी वगैरह ला कर देगा, correct? So rule is whenever we create object, it will first invoke the constructor of its class. But inheritance में जब आप किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो चाइल्ड सबसे पहले अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है और बाद में फिर अपने खुद के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा, ठीक है। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ चाइल्ड ऑलवेज बिगिंस बाय कॉलिंग और इन्वोकिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट। वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है सबसे पहले चाइल्ड, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, ये मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा चाइल्ड आएगा अपने कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, वो आएगा इधर, बट एंटर नहीं करेगा, यहां से वो रीडायरेक्ट होके किसके पास जाएगा? पेरेंट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट को इनिशियलाइज कर देगा पहले, फिर नीचे आएगा और फिर अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। रिमेंबर, हाँ, चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। यार लॉजिकली सही भी है, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट को मेमोरी ला कर दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइजेशन कौन कर रहा है? कंस्ट्रक्टर ही कर रहा है। लॉजिकली अगर चाइल्ड बन रहा है और चाइल्ड ने खुद के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर लिया, अगर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, तो पेरेंट इनिशियलाइज होगा क्या? पेरेंट इनिशियलाइज नहीं होगा तो चाइल्ड इनहेरिट किसको करेगा? समझा? इसलिए जब चाइल्ड बनता है तो चाइल्ड सबसे पहले पेरेंट को इनिशियलाइज करता है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, ताकि पेरेंट बन जाए मेमोरी में, फिर आता है अपने कंस्ट्रक्टर में, फिर वो इनहेरिट करता है। आगे धन में समझ में आ रहा है? अब समझ गया है तो मेरे को इसका आंसर बताओ क्या है? ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड देन बी कंस्ट्रक्टर। आया है ना? ये आउटपुट ये अपने को प्रूव कर रहा है कि भाई इनहेरिटेंस में, आप जावा पढ़ोगे, जावा में भी यही रूल है, द एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड ऑलवेज बिगिंस बाय कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड ऑलवेज बिगिंस बाय कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। ये कोड है, ध्यान में रहेगा। इसका आउटपुट भी मैं लिख देता हूँ, ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बी कंस्ट्रक्टर। आ रहा है ध्यान में इतना? ठीक है, राइट। देखो डिस्ट्रक्टर्स याद है तुम लोग को? डिस्ट्रक्टर्स जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो वो कॉल होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस में जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? पेरेंट का, बाद में फिर चाइल्ड का। लेकिन डिस्ट्रक्टर्स अपोजिट ऑर्डर में कॉल होते हैं, मतलब जब चाइल्ड डिस्ट्रॉय होता है तो पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर मतलब जब बनता है चाइल्ड तो पेरेंट से फिर चाइल्ड बनता है, पहले पेरेंट फिर चाइल्ड। लेकिन जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा चाइल्ड का, तो पहले चाइल्ड डिस्ट्रॉय होगा, फिर जाके कौन डिस्ट्रॉय होगा? पेरेंट। आ रहा है ध्यान में? देखो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, ये मेरा टिटल हो गया है ना। डिस्ट्रक्टर ऐसे ही बनाए जाते हैं। हाँ, बी क्लास का ये डिस्ट्रक्टर चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर होगा, आया ध्यान में? याद रखना, जब चाइल्ड बनता है तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाद में चाइल्ड का। लेकिन जब चाइल्ड डिस्ट्रॉय होगा तो पहले चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाद में फिर पेरेंट का। सीक्वेंस ऐसा रहेगा। इसको रन करके टेस्ट कर लेते हैं एक बार। देखो, पहले ऑब्जेक्ट बना तो ए कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। लेकिन जब मेन खत्म हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, तो पहले चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर, बाद में पेरेंट का डिस्ट्रक्टर। आगे ध्यान में? ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
Fifth rule, destructors are called in reverse manner. ठीक है, राइट। ये रूल अभी ध्यान में रहेंगे। पहला, पेरेंट क्लास चाइल्ड को कॉल नहीं कर सकता, चाइल्ड प्राइवेट चीजें कभी इनहेरिट नहीं कर सकता, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर्स नहीं इनहेरिट नहीं कर सकता, और जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाद में चाइल्ड का, और जब चाइल्ड डिस्ट्रॉय होगा तो पहले चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाद में फिर पेरेंट का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। आगे धन में, ठीक है। नाउ ये जो अपना रूल है कंस्ट्रक्टर रिलेटेड, उसी से एक रूल और बनता है, ठीक है, राइट। देखो देखो, अभी अभी का ये ध्यान में रखो कि सपोज एक क्लास है जिसका नाम है ए। अभी के लिए सिर्फ एक ही क्लास पे ध्यान देते हैं अपन। इसका नाम क्या है? क्लास ए। इस क्लास के अंदर एक प्राइवेट डेटा रखा है मैंने, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ नम1। अब मैं इसको प्राइवेट इसलिए बोल रहा हूँ, बट मैंने प्राइवेट तो लिखा ही नहीं है। हाँ, क्योंकि डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज प्राइवेट, मतलब ये नम1 क्या हो जाएगा अपना? प्राइवेट मेंबर हो जाएगा क्लास ए का, राइट। अब दूसरा चीज है कि ये जो नम1 है, ये नम1 इनिशियलाइज होता है क्लास ए के कंस्ट्रक्टर के अंदर। मतलब क्लास ए के पास अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिफॉल्ट की जगह उसके पास अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर आ गया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया, जिसके अंदर ये जो नम1 है वो इनिशियलाइज हो रहा है, आ रहा है ध्यान में। और इसके पास एक फंक्शन है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ शो1, जिसके अंदर ये नम1 की वैल्यू शो होती है। शो1 इज, या फिर नम1 इज नम1। आ रहा है क्या ध्यान में? ठीक है, एक बार क्लास ए देख लो। अभी तक मैंने चाइल्ड बनाया नहीं है, तो अभी के लिए बस ऐसा सोचो कि एक ही क्लास है जिसका नाम क्या है? ए, जिसके पास एक प्राइवेट डेटा है, और वो क्लास अपने प्राइवेट डेटा को अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर रहा है, और एक फंक्शन है शो1 जो उस डेटा को शो करता है। आगे ध्यान में? आगे ध्यान में? पक्का? ठीक है, राइट। अब मैं इस क्लास ए का एक चाइल्ड बनाने जा रहा हूं यहां पर, जिसका नाम मैं रखता हूं क्लास बी, ठीक है, पब्लिक ए। अब देखो, अब अपने को थोड़ा सा दिक्कत आएगा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने में। देखो, ये डायग्राम तो अभी दिख रहा है ना सबको, ऊपर वाला कैसा है? देखो, मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और सपोज एक चाइल्ड क्लास है, और ये चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम क्या रखा है मैंने? पी। अब देखो अपने को दिक्कत क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू रूल 4, जो भी अपन ने प्रीवियस रूल पढ़ा था, जिसमें जब ऑब्जेक्ट बनता है चाइल्ड का तो कौन कॉल होता है? किसका? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। वो रूल के हिसाब से जब यहाँ मेन में मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर, तो रूल के हिसाब से जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पेरेंट का। तो जब ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, तो ये आया अपने कंस्ट्रक्टर में, बट एंटर नहीं किया। यहां से कहां चला गया वो? ऊपर पेरेंट के पास। जब वो यहां से ऊपर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने गया होगा, आया होगा इधर, तो जैसे वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में आया होगा तो पेरेंट ने बोला होगा ना मेरे को एक इंटीजर लेके आ, क्योंकि पैरामीटराइज्ड है वो। अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या? नहीं। जब तक पेरेंट के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड उसको ऑटोमेटिकली कॉल कर ले रहा है, बट अभी इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट पेरेंट के पास कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। दिक्कत समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है दिक्कत, कि रूल ये है कि जब भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बनते हैं तो चाइल्ड सबसे पहले अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर, ठीक है। लेकिन इस केस में पेरेंट जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रख रहा है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो पैरामीटर तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि चाइल्ड बनता है,
और चाइल्ड बनने के बाद जाता है पेरेंट के पास, और जैसे ही पेरेंट के पास आता है, पेरेंट बोलता है मेरे को एक इंटीजर आर्गुमेंट चाहिए। तो इसलिए चाइल्ड अभी बन पा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो पेरेंट को कॉल ही नहीं कर पा रहा है। आ रहा है ध्यान में? ठीक है। अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए ये चाइल्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट भेजे। ठीक है, राइट। अब देखो, इस एरर को सॉल्व करने के लिए जब हम लोग, एरर समझा ना क्या है, कि पेरेंट के पास अभी इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट देयर इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इसीलिए चाइल्ड कॉल नहीं कर पा रहा है पेरेंट। और जब तक चाइल्ड पेरेंट को कॉल नहीं करेगा, चाइल्ड भी नहीं बन पाएगा। ठीक है। नाउ इस एरर को सॉल्व करने के लिए जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे, हेलो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं करके आ गया, कर लो। ठीक है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते समय हम लोग यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट भेज देंगे ऐसे। ठीक है, 10 करके। ये क्यों भेज रहा हो, चाइल्ड क्यों भेज रहा है, किसके लिए भेज रहा है? क्योंकि उसके पेरेंट को चाहिए वो आर्ग्यूमेंट। ठीक है। सो इनहेरिटेंस में अगर पेरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रख रहा है, तो ये चाइल्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई चाइल्ड को फिर ऑब्जेक्ट बनाते समय एक आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? खुद का ऑब्जेक्ट बनाते समय, राइट। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा चाइल्ड का, ऑब्जेक्ट बनाते समय मैं क्या भेज दे रहा हूँ, 10। बट ये 10 डायरेक्टली पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में नहीं जाएगा, पहले ये वैल्यू चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में इधर आएगी, क्योंकि चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाते समय भेज रहा हूँ ना, तो चाइल्ड को वो वैल्यू यहाँ पर पकड़नी पड़ेगी। ठीक है। अब ये जो वैल्यू जो चाइल्ड के पास आई है मेन से, ये वैल्यू उसको किसको पास करनी पड़ेगी अभी? पेरेंट को। तो उसके लिए सिंटैक्स ऐसा है, कोलन पेरेंट के कंस्ट्रक्ट का नाम लिखो और जो वैल्यू भेजनी है वो वैल्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है। अपने को इतना तामझाम करना पड़ रहा है इनहेरिटेंस में, बिकॉज ओनली बिकॉज जो पेरेंट है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए उसको, और बिना पेरेंट को कॉल करके बिना चाइल्ड बनेगा ही नहीं। जब तक पेरेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक चाइल्ड नहीं बन सकता। पेरेंट को अगर आर्ग्यूमेंट चाहिए तो चाइल्ड को झक मार के आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और अगर इसके पेरेंट को दो आर्ग्यूमेंट चाहिए रहते थे, तो यहाँ पे चाइल्ड बनाते समय मेरे को दो आर्ग्यूमेंट भेजने पड़ते, और यहाँ चाइल्ड में दो आर्ग्यूमेंट पकड़ने पड़ते, और यहाँ पे फिर ये दो आर्ग्यूमेंट पेरेंट को भेजने पड़ते। आ रहा है ध्यान में? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ रूल के हिसाब से जब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो चाइल्ड सबसे पहले अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है। अब इसी में अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया, अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो चाइल्ड कॉल कर लेगा ऑटोमेटिकली, पैरामीटराइज को तो पैरामीटर देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे टाइम पर, कौन से टाइम पर, अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, तो ये चाइल्ड बनाते समय चाइल्ड को पैरामीटर देने पड़ेंगे अपने पेरेंट को। बट वो पैरामीटर ऑब्जेक्ट बनाते समय पहले चाइल्ड के पास आएगा, और चाइल्ड को फिर इस सिंटैक्स के थ्रू वो आर्ग्यूमेंट वापस किसको भेजना पड़ेगा? पेरेंट। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये 10 जाके कहाँ पे स्टोर हो गया? नम1 में। नम1 में गया ना, अल्टीमेटली प्राइवेट डेटा ही सेट हुआ ना। समझ में आ रहा है? मतलब अब अगर ये चाइल्ड ओबीजे बी शो1 को कॉल करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नम1 इज 10। इतना ठीक है? समझ में आ रहा है? इसमें थोड़े से चेंजेस है, और बताओ। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पेरेंट जैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रख रहा है खुद का डेटा इनिशियलाइज करने के लिए, वैसे ही चाइल्ड को भी अपना एक डेटा रखा है उसके अंदर num2, उसको भी अपना डेटा इनिशियलाइज करना है कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, राइट। तो ऐसे टाइम पर मतलब एक डेटा पेरेंट के पास है, एक डेटा चाइल्ड के पास है, और चाइल्ड को दोनों को इनिशियलाइज करना है, पेरेंट को भी और चाइल्ड को भी। तो ऐसे टाइम पर चाइल्ड को कितने आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे यहाँ पर? दो आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे ना, एक पेरेंट के लिए और एक उसके खुद के डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए। आ रहा है क्या ध्यान में? ठीक है। सो अभी इस बार ऑब्जेक्ट बनाते समय मैं दो वैल्यू भेज दूंगा, 10 और 20। 10 और 20 के n1 n2 में n1 ये चाइल्ड ने पेरेंट को दे दिया ऊपर, और n2 जो है वो उसने खुद अपने डेटा में इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अपने को बस इतना करना पड़ रहा है, यानी इतना तामझाम करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि पेरेंट पैरामीटराइज्ड। ठीक है, समझो। हाँ, ये सेम रूल पाइथन में है, ये सेम रूल जावा में है, ये सेम रूल C#.NET में है, सारी चीजें।
ठीक है, अगर पेरेंट पैरामीटराइज्ड है तो चाइल्ड को भी पैरामीटराइज बन के पेरेंट के लिए वैल्यू लेके पेरेंट को वैल्यू देनी पड़ती है। अब सी प्लस प्लस कोलन लगा के वैल्यू दे रहा है, जावा में सुपर कीवर्ड यूज होता है, सुपर लगा के चाइल्ड पेरेंट को वैल्यू दे देते हैं, पाइथन में भी सुपर कीवर्ड पड़ा है, और सी शार्प में बेस कीवर्ड यूज होता है। कंसेप्ट वही है, तुमको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज समझ में आ गई, सब फिर रिलेट हो जाता है, सिंटैक्स बदल जाएगा या कीवर्ड्स बदल जाएंगे। ये सेम चीज आप जावा में पढ़ोगे तब भी आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब भी चाइल्ड बनता है पहले पेरेंट का ही कंस्ट्रक्टर कॉल, बाद में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। आया ध्यान में? ये समझ में आ रहा है ये रूल? याद रखना है भैया ये आप लोगों को, क्योंकि इतना ज्यादा है चीजें ना, याद रखने के लिए बहुत है। देखो आया, सिर्फ 2 लाइन का आंसर आ रहा है, सिर्फ वो 2 लाइन के आंसर के लिए अपन ने 40 लाइन का कोड लिख दिया है ऑलमोस्ट। बराबर है, यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वो भी अपन सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, कोड तो कर ही नहीं रहे। बराबर है, कोड करने जाएंगे तो आगे हो जाएगा। अरे क्या हो गया रे इसको? आ, अभी बीच बीच में मोबाइल देख रहा है। कौन से वाले? डायरेक्ट सेक्रेटरी। हाँ हाँ, पॉली वाले डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आते हैं। हाँ तो अच्छा, तेरे साथ नए स्टूडेंट आ गए तो तेरे को रैगिंग वैगिंग ले रहा क्या? अरे अपने पास बहुत गुंडे हैं ऐसे बोलो, बेचते में। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया अपना रूल नंबर 6 का कोड। ठीक है, है। ठीक है, ये रूल 1 2 3 4। ठीक है, फिर ये डिस्ट्रक्टर वाला रूल, और ये अपना रूल नंबर 6 जो अभी अपन ने डिस्कस किया, इसका थ्योरी है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू व्हेन वी क्रिएट चाइल्ड ऑब्जेक्ट इट विल फर्स्ट इन्वोक द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। थोड़ा अभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं नोट शेयर कर दूँ। ओके, ये इसका कोड है, तो किया अपन ने, आउटपुट भी लिख देता हूँ। num1 इक्वल्स टू 10, num2 इक्वल्स टू 20। ठीक है, याद रहेंगे सारे रूल्स। सीक्वेंस नहीं रहा या तो भी चलेगा। पेरेंट चाइल्ड को कॉल नहीं कर सकता है, चाइल्ड प्राइवेट चीज इनहेरिट नहीं कर सकता है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं करता। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिफॉल्ट बोलना जरूरी है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड को फिर पैरामीटर लेके कोलन लगा के फिर पेरेंट को वैल्यू देनी पड़ती है। आगे दिन में एम्बिग्यूटी सॉल्व करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में? कौन सा ऑपरेटर बोल रहा हूँ? ऑपरेटर। 2 कोलन ऐसे बोलेगा क्या? 2 कोलन बताओ क्या क्या नाम है? ऐसे बोलोगे क्या 2 कोलन? कोई पूछेगा सी प्लस प्लस क्या है तो बोलोगे सी के आगे प्लस प्लस रहता है, ऐसे बोलोगे क्या? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में टू सॉल्व एम्बिग्यूटी वी यूज द कांसेप्ट ऑफ वर्चुअल बेस क्लास, जो तुम लोग ने कोड किया हो अभी। ठीक है ना? पक्का? ओके, तुम लोगों को पॉइंटर्स याद है? क्या होते हैं पॉइंटर्स? पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर, इनको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर्स। ठीक है, ठीक है ना? जैसे देखो, हाँ, ए में क्या वैल्यू रख दी मैंने? 10। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज 10। ठीक है, जब कोई वेरिएबल बनता है ना मेमोरी में, उस वेरिएबल को कुछ जगह मिलती है, स्पेस मिलती है। कितनी स्पेस मिलती है वो डिपेंड करता है कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल बना है। जैसे इंटीजर्स को कितना बाइट मिल जाएगा? 4 बाइट। मेमोरी में मतलब एक 4 बाइट बनते हैं, और मेमोरी में हर एक बाइट का कोई एड्रेस होता है।
ठीक है, तुम लोग ये पता कर सकते हो कि तुम्हारा वेरिएबल मेमोरी में कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है। ठीक है, जैसे उसके लिए अपने को ऑपरेटर दिया ये एम्परसेंड, याद है सी में यूज होते थे स्कैनफ में। ठीक है, इस ऑपरेटर को बोला जाता है एड्रेस ऑफ सो इट विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए। ओके, सो मैं अभी इसको रन कर रहा हूं। तो पहले इसमें ए का वैल्यू प्रिंट होगा जो कि है 10, और दूसरे इसमें ए का एड्रेस प्रिंट होना चाहिए। एड्रेसेस काफी बड़े रहते हैं, देखते हैं अपन एड्रेस कैसा प्रिंट हो रहा है। आया, हेक्साडेसिमल में प्रिंट हो रहा है। ये एक्चुअली मेरे रैम का एक लोकेशन का एड्रेस है जहां पर ए जाके स्टोर हो। आ रहा है क्या ध्यान में? पक्का? ठीक है, सिंपल इसमें चलो ऐसा मान लेते हैं कि ए एक लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ है 1000 करके एक लोकेशन है जहां पर ए स्टोर हुआ है जाके। आगे ध्यान में, समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दो, पवन पवन ध्यान दे भाई। एक और वेरिएबल बना दिया यहाँ पे मैंने, कौन सा? बी। बी को भी कुछ मेमोरी मिलेगी, कुछ जगह मिल जाएगी। करेक्ट है, मैं बी में स्टोर कर ले रहा हूँ यहाँ पर ए, मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी? 10 हो जाएगी। करेक्ट है ना? अब मैं अगले लाइन पर ऐसा कुछ करता हूँ, बी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। इसका मतलब मैंने बी में अभी क्या स्टोर कर दिया? ए का एड्रेस स्टोर कर दिया। अभी बी में वैल्यू आ रही है क्या? नहीं, क्या आ रहा है? एड्रेस आ रहा है। नाउ ऐसे वेरिएबल्स को जिसके अंदर हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं, स्टोर करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को बोला जाता है पॉइंटर वेरिएबल्स। समझ में आया? व्हाट आर पॉइंटर्स? पॉइंटर्स आर सिंपली वेरिएबल्स, दे आर सिंपली वेरिएबल्स, बट स्पेशल थिंग अबाउट देम आर कि दे कैन स्टोर एड्रेसेस नॉट वैल्यू, दे स्टोर एड्रेस। ओए, अबे क्या होगा तेरे को बे? ध्यान नहीं दे, ध्यान दे, ध्यान नहीं तेरा। ठीक है, पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, बट ये पॉइंटर वेरिएबल है तो अपने को इसको स्पेशली डिजाइन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है एस्ट्रिक लगा के ऐसे। ठीक है, अगर आप सामने एस्ट्रिक लगा रहे हो तो ये वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बनेगा, और तो ही ये कैपेबल हो जाएगा एड्रेस रखने के लिए। अगर आप स्टार नहीं लगाओगे तो ये इट विल बी सिंपली इंटीजर वेरिएबल, और इंटीजर वेरिएबल्स कभी एड्रेस नहीं रख सकते। सिर्फ पॉइंटर ही है जो एड्रेस रख सकता है, तो आपको इसको पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ता है स्टार लगा के। समझा? अब जाके ये कौन सा वेरिएबल बन गया? पॉइंटर वेरिएबल। अब आप इसके अंदर क्या रख सकते हो? एड्रेस रख सकते हो। आगे दिन में समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज अ पॉइंटर? इट इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज एन इंटीजर पॉइंटर, तो क्या बोलोगे? जिसने जो इंटीजर का एड्रेस रखेगा वो इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, यहां पर ये जो बी है इसके अंदर मैं किसका एड्रेस रख रहा हूँ? ए का, इसलिए कौन सा पॉइंटर हो गया? इंटीजर पॉइंटर। आ गया ध्यान में? अगर मैं बोल रहा हूँ कि फाइल पॉइंटर, मतलब किसी फाइल का एड्रेस रखने वाला वेरिएबल फाइल पॉइंटर हो गया। फंक्शन पॉइंटर मतलब किसी फंक्शन का एड्रेस रखने वाला फंक्शन पॉइंटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? एरे पॉइंटर मतलब क्या हो जाएगा फिर? एरे का एड्रेस रखने वाला वेरिएबल। यहाँ पर बी कौन से टाइप का पॉइंटर है? इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर का एड्रेस रखता है। आ रहा ध्यान में? पक्का? ठीक है, ओके। सो अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊ ना, ऐसे कुछ तो भी, देखो ये सपोज ए है जिसके अंदर क्या वैल्यू रखी है मैंने? 10। और ये सपोज ए का क्या रखा हुआ है? एड्रेस है। सपोज, हाँ सपोज मैं बोल, सपोज दिस इज एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए 1000। ठीक है, अगले लाइन पर मैंने क्या किया? ए का एड्रेस किसके अंदर स्टोर कर दिया है? बी के अंदर। तो यहाँ पर एक और ऐसे एक वेरिएबल बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है? बी। ऑब्वियसली बी का भी कुछ एड्रेस होगा ही ना। सपोज 2000 ये लोकेशन बी को मिली है, और मैंने बी के अंदर ए का क्या स्टोर कर दिया? एड्रेस। मतलब बी के अंदर क्या वैल्यू है अभी? 1000 है। आगे ध्यान में? और बी जो है अभी वो पॉइंट करने लग रहा है किसको? ए को, इसलिए बी पॉइंटर हो गया। इंटीजर ए का पॉइंटर है क्योंकि ए को पॉइंट कर रहा है। आगे ध्यान में? ठीक है क्या? राइट। अब देखो, जब आप पॉइंटर्स में काम कर रहे हो तो दो ऑपरेटर्स पे हमेशा ध्यान दो। पहला रहता है एम्परसेंड। ठीक है ना? ये एम्परसेंड, इसको कौन सा ऑपरेटर बोला जाता है? इसको बोला जाता है
एड्रेस ऑफ, रट लो, एड्रेस ऑफ। दूसरा जो अपना पॉइंटर ऑपरेटर रहता है स्टार, स्टार को बोला जाता है वैल्यू एट एड्रेस। वैल्यू एट एड्रेस रट लो तो, स्टार मीन्स वैल्यू एट एड्रेस, एम्परसेंड इज एड्रेस ऑफ, स्टार मीन्स वैल्यू एट एड्रेस, एड्रेस पर की वैल्यू, एड्रेस पर की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अगर मैं ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सी आउट बी, ये बी क्या प्रिंट कर देगा? बी, बी क्या प्रिंट करेगा? ए का एड्रेस। बी में क्या वैल्यू रखी है मैंने? 1000 ना, तो बी क्या प्रिंट करेगा? 1000, दैट इज ए का एड्रेस। करेक्ट, समझा ना? लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं स्टार बी, स्टार बी का मतलब हो जाएगा, देखो, स्टार बी, स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। इसका मतलब बी में जो एड्रेस स्टोर हुआ है उस एड्रेस पर की वैल्यू, दैट इज वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। बी में जो एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू, तो क्या प्रिंट कर देगा ये? 10, करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, समझा? इसलिए बोलते हैं ना पॉइंटर्स थोड़े से रिस्की है। पॉइंटर एड्रेस तो रख लेते हैं दूसरे वेरिएबल का, पॉइंटर्स दूसरे वेरिएबल का एड्रेस तो रख लेते हैं, बट वो ये स्टार ऑपरेटर्स, एस्ट्रिक ऑपरेटर के थ्रू उस एड्रेस की वैल्यूज को भी चेंज वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ए को नहीं पता ना कि ए की वैल्यू कौन देख रहा है, यहाँ पर बी है जो ए का एड्रेस रख रहा है और वो स्टार लगा के ए की वैल्यू की भी देख ले रहा है। बराबर है? और ये पॉइंटर सी और सी प्लस प्लस में आपको जावा में नहीं मिलने वाला है। देखो, स्टार बी इज 10, वैल्यू ऑफ ए इज 10। सी में ही क्यों पॉइंटर्स एक्सेसिबल रहते हैं? क्योंकि सी बना ही था लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए, ओएस लिखने के लिए बना था ना सी, सी प्लस प्लस। तो ओएस लिखना है तो मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, हार्डवेयर, तो एड्रेसेस एक्सेस करनी पड़ेंगे। जावा बना था अपने लिए बिजनेस एप्लीकेशन, वेबसाइट्स वगैरह के लिए, इंटरनेट के, वहां पे एड्रेसेस का काम नहीं है, वो थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज है। सी में आपको लो लेवल लैंग्वेजेस है तो एड्रेस एक्सेस करने मिलेगा ही पॉइंटर के थ्रू, और ये थोड़ा सा रिस्क बढ़ा देता है, सिक्योरिटी वेरिएबल की फिर रिस्क पे आ जाती है का डेटा, फिर है ना? देखो जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ स्टार बी इक्वल टू 20, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? स्टार बी मतलब वैल्यू एट एड्रेस विच इज स्टोर्ड इन बी, मतलब बी में जो एड्रेस स्टोर है 1000, उसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या कर दे रहा हूँ मैं? 20, मतलब ये बी किसकी वैल्यू चेंज कर दे रहा है? ए की, राइट? और अगले लाइन पर सपोज ए आता है और ए अपनी वैल्यू प्रिंट करता है, तो ए को अपनी वैल्यू क्या मिलेगी अब? 20। समझ में आ रहा है? लेकिन ए ने अपनी वैल्यू चेंज की क्या? नहीं, किसी पॉइंटर ने आके उसकी वैल्यू चेंज कर। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ए को तो पता भी नहीं कि भाई उसकी वैल्यू चेंज होगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सो मोटा मोटा पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर्स दूसरे वेरिएबल का एड्रेस तो रखते ही है अपने अंदर, साथ में वो अपने पास रखे हुए एड्रेस की लोकेशन की वैल्यूज को भी एक्सेस या चेंज कर सकते, स्टार ऑपरेटर लगा। आ रहा है हमने सबको? पक्का? ठीक है, सो ये अपने पॉइंटर्स है, मेरे पास थ्योरी होगा इसका, एक मिनट। सी यहाँ लिखा हुआ है मैंने पॉइंटर्स का, थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे देख लोगे? सारे रूल्स है इसमें, थोड़ा सा पॉइंटर्स का डेफिनेशन, ठीक है, राइट? अच्छा, पॉइंटर्स में ना एक चीज याद रखना कि पॉइंटर्स में आप लोग ऐसे मिसमैच नहीं कर सकते डेटा टाइप का। ठीक है, तो क्यों हंस रहा रे? मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहा है? कौन सा जोक याद आया तेरे? नहीं नहीं, अब बता अभी हमको। चल चल बोल दे, कोई अश्लील जोक आया तेरे दिमाग? हम्म?
से क्यों हंस रहे ऐसे ऐसे बैठे बैठे? हाँ ये देखो, ए में क्या रखा है मैंने? 10। अगर मैं ए में 10.2 रख दूं तो गड़बड़ हो जाएगा क्या? एरर आएगा क्या? जल्दी बताओ तो, ए में अभी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 10 की एरर आया? मतलब मैं किसी एक इंटीजर में फ्लोट वैल्यू रख सकता हूँ, मैं फ्लोट में इंटीजर वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो वैल्यूज के टाइम वैल्यू रखने के टाइम आप डेटा टाइप मिसमैच करो चलेगा, इंटीजर में फ्लोट रख दो फ्लोट में, है ना? लेकिन पॉइंटर्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अगर ए इंटीजर है ना, तो उसका मेरे को एड्रेस रखना है अगर, तो वो पॉइंटर भी क्या होना चाहिए? इंटीजर ही पॉइंटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। पॉइंटर कौन सा है? फ्लोट। और उसमें रख रहे किसका एड्रेस हो आप? इंटीजर का। सो ये रॉन्ग है, देखो खुद ही एरर दे रहे हो। टाइप मिसमैच इन पॉइंटर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वहां पे आप मजाक नहीं कर सकते कि भाई इंटीजर रख ले, भी रख ले। वेरिएबल इंटीजर है तो रखने वाला पॉइंटर भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर है, रखेगा क्या ए का एड्रेस? नहीं। आ गया ध्यान में? पक्का? ठीक है, अब मेरे को बताओ, इंटीजर एक डेटा टाइप है, जस्ट लाइक अ क्लास इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। करेक्ट? सपोज यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है? पर्सन, जिसके अंदर मैंने एक प्राइवेट डेटा रखा हुआ है एज, और एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ सेट एज। ठीक है, सो कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं लिखा है मैंने। एज है डेटा क्लास के अंदर, एक फंक्शन है एज को सेट कर रहा है, एक फंक्शन है एज को शो कर रहा है। आया ध्यान में? ठीक है, अब मेरे को बस एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने जो ऊपर पर्सन बनाया है क्लास, ठीक है, एक देखा जाए तो एक डेटा टाइप ही है। ठीक है, क्लास इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। जैसे इंट ए, इंट एक डेटा टाइप है, ए उसका वेरिएबल हो गया। पर्सन एक डेटा टाइप है, पी क्या हो गया उसका? एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट? वेरिएबल्स ऑफ क्लास, एज क्लास इज अ डेटा टाइप। आ रहा है ध्यान में? ठीक है, अगले लाइन पर मैंने इस ऑब्जेक्ट से सेट एज को कॉल किया, और मैंने एज वैल्यू दे दी यहाँ पर सपोज 23, और इसी ऑब्जेक्ट से मैंने शो एज को कॉल कर दिया ताकि एज क्या हो जाए? शो हो जाए। आगे ध्यान में? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से सेट एज को कॉल किया। ठीक है, जब मैंने सेट एज को कॉल किया होगा तो एज की वैल्यू क्या हो गई होगी ऊपर? 23, है ना? तो ये ऐसा कुछ तो भी अपना डायग्राम दिख रहा होगा। ये अपना ओबीजे पी है, मतलब ऑब्जेक्ट पी पर्सन का, जो मैंने बनाया। ठीक है, इसके पास, ऑब्जेक्ट के पास एक डेटा है, कौन से नाम का? एज नाम का। यस और नो? जिसके अंदर क्या वैल्यू सेट कर दी इस ऑब्जेक्ट ने? 23। आगे धन में? ठीक है, अब मेरे को इस